हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे। कल हमने क्लास की थी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर की। अब उसी के आगे आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 का एक ए वाला रह गया था। पोटेशियम को जब हम पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? जो समीकरण दिए हों, समीकरणों को क्या करना है? संतुलित करना है, संतुलित समीकरण बनाना है। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम नाइट्रेट मिलता है, साथ ही साथ पानी की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हमें देखना है समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। तो पहला समीकरण संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ परमाणु द्रव्यमान को या तो गिन लें या तो यहाँ पर देख लें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है। यहाँ पर देखो कहीं हाइड्रोजन के परमाणु दिख रहा है, 2 जे दिख रहे हैं। अब यहाँ पर 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पर तो हाइड्रोजन के अपने लिए 2 मिले हैं, 2 यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पर जो कितने हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या होगी यहाँ पर 4। ठीक, अब नाइट्रेट देख लें तो नाइट्रेट में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है, और 2 का गुणा कर दिया तो कितनी हो गई ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या? 6। यहाँ पर भी देख लें ए है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 3 का गुणा 3 ए है और 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 6। ठीक, अब देख लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम में जो परमाणु की संख्या यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब यहाँ पर देख लें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला समीकरण है वो क्या हो गया? संतुलित हो चुका है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2HNO3 प्लस CaOH2 एक्वस विलयन के रूप में प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखें तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 2 प्लस 2H2 पानी की प्राप्ति होगी। ठीक, अब दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब जाके हमें सोडियम सल्फेट तथा पानी की प्राप्ति होती है। ठीक, तो यहाँ पर देख लें हम जे लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने सोडियम के परमाणु की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ पर भी देख लो सोडियम के परमाणु की संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोक्साइड की बात करें, यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की कितनी है? 1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की यहाँ 1 और यहाँ पर कितनी है? 4। तो हमें देखना है यहाँ पर ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या 1 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या बराबर हो गई। अब हमें देखना क्या है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ कितनी है? 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और 2 यहाँ पर हो जाएगी हाइड्रोजन की संख्या, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये भी रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। आगे देखते हैं। जब हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें क्या मिलता है? सिल्वर क्लोराइड मिलेगा, साथ ही साथ हमें सोडियम नाइट्रेट की प्राप्ति होती है। ठीक, यहाँ पर सोडियम की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पर भी सोडियम की परमाणु संख्या 1 है। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पर भी क्लोरीन की परमाणु संख्या 1 है। यहाँ सिल्वर देखें, सिल्वर की परमाणु संख्या 1 है। नाइट्रेट की बात करें, नाइट्रेट की, ये भी क्या है? संतुलित समीकरण है। अर्थात जब सोडियम क्लोराइड को हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर को क्या कर देता है? जो सोडियम विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिल्वर है, इसके साथ आ जाता है क्लोरीन के, तो क्या बन जाता है? सिल्वर क्लोराइड। और जो सोडियम है, सोडियम नाइट्रेट की जगह आ जाता है, नाइट्रेट के साथ हो जाता है, तो क्या बन जाता है? सोडियम नाइट्रेट। आगे देखते हैं। बेरियम क्लोराइड है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब बनता है बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, यहाँ पर भी रासायनिक समीकरण संतुलित है, इसको आप टोटल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट हमने देखा था, ये अवक्षेप है। अब जब अवक्षेप है, ये क्या है? सॉलिड है। यहाँ पर भी सिल्वर क्लोराइड है, ये भी अवक्षेप है, ये भी सॉलिड है। ठीक है, तो ये सफ़ेद रंग देता है, ये भी सफ़ेद रंग देता है, दोनों क्या करते हैं? सफ़ेद रंग देते हैं अवक्षेप के रूप में। जबकि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अर्थात ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या यहाँ पर भी वही करना है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला क्या लिखा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये लिखा है, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी के साथ, अर्थात ये क्या है? बुझा हुआ चूना में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट तथा पानी मिलता है। ठीक, हाँ। अब ये रहा आपका क्या? जिंक। अब जिंक में हम जब सिल्वर नाइट्रेट को प्रवाहित कर दिया अर्थात मिलाते हैं, ये इसका एक्वस विलयन है, जलीय विलयन। जलीय विलयन में हम जब जिंक मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? जिंक नाइट्रेट मिलता है, और यहाँ पर मिल जाता है सिल्वर, क्योंकि जिंक है जो क्या करता है? सिल्वर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक है जो अधिक अभिक्रियाशील है, किसके अपेक्षा? सिल्वर की अपेक्षा। ठीक, आगे देखते हैं। अब क्या है? एल्यूमिनियम को जब हम कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है?
एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ ही साथ मिलता है हमें का कॉपर। ठीक, यहाँ पर देख लें सिल्वर है, ऊपर सरका देते हैं थोड़ा सा, ये रखा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हो गए। यहाँ पर एल्यूमिनियम को जब हम कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ ही साथ कॉपर की प्राप्ति होती है। एल्यूमिनियम के 2 परमाणु, यहाँ पर देख लो एल्यूमिनियम के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 हैं तो यहाँ पर क्लोरीन के 3 हैं, और 2 क्लोरीन के अपने लिए चाहिए कितने, 3, मतलब यहाँ पर 2 इसका गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएंगे, 6 3 का यहाँ गुणा करेंगे क्लोरीन में तो यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे, मतलब ए भी आपका क्या है, कॉपर के 3 है, यहाँ पर भी कॉपर के 3 है, तो ये समीकरण क्या है, संतुलित है। अब बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड की जब हम पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट तथा पोटेशियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है। ये भी रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है, अब तो बनते होंगे, बहुत से कर लिए हमने समीकरण ये। अब यहाँ देखना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड तथा बेरियम आयोडाइड। पोटेशियम जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड तथा बेरियम ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है। इसमें हमें क्या बताना, अभिक्रिया बताना और रासायनिक समीकरण भी इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। यहाँ देख लेते हैं, ये क्या है आपका बेरियम पोटेशियम ब्रोमाइड है। पोटेशियम ब्रोमाइड को जब हम बेरियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड तथा बेरियम ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ये अभिक्रिया कौन सी है, ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, और जो सॉलिड है जो बेरियम ब्रोमाइड हमें प्राप्त होता है, ये क्या है, अवक्षेप है, और ये पोटेशियम आयोडाइड है जो क्या हो जाता है, उस विलयन में घुल जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देख लें जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को जब हम ताप के माध्यम से क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तब हमें यह जिंक ऑक्साइड सॉलिड के रूप में तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। यह एक वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या देखा था, जब वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक जो होता है, जैसे अभिकारक ए है, ये टूटकर किस में हो जाए, अर्थात ए और यानी बी और सी में प्राप्त हो, अर्थात एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए, तब वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा शोषित होती है, हम यहाँ ताप देते हैं। ठीक है, क्या होती है, ऊष्मा शोषित होती है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, हाइड्रोजन को जब हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो HCl की प्राप्ति होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, आगे देखते हैं, जब मैग्नीशियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ उदाहरण सहित देना है। यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम देख चुके, संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ये आती है। ठीक, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन को हम त्रिभुज से प्रदर्शित करते, किससे, त्रिभुज से प्रदर्शित करते हैं। संकेत द्वारा उत्पाद की ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए हम कार्बन को सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पर इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। आगे देखें ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट का जब अपघटन जो होता है एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हमें ताप देते हैं और किसमें, ऑक्सीजन की यानी ताप देते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं या गर्म करते हैं, तब हमें यह कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। जहाँ ये त्रिभुज है, हमें क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है हमें ऊष्मा यानी ऊष्मा को बतला है, ऊष्मीय ऊर्जा को बतला रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तब जाके होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बताना है, श्वसन के बारे में बताना है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, देखेंगे। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 2 कारणों से कहा जाता है। कैसे, क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। कौन, ग्लूकोज जो होता है हमारी कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ऑक्सीजन से क्या करता है, संयोग करता है, साथ ही साथ ये बनाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और बनाता है क्या, जल। इस एक तो कारण ये हो गया कि इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है जो इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है इस अभिक्रिया में, इस प्रकार से होती है। देख लें,
C6H12O6 जो एक्वस विलयन होता है, इसमें जब हम ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं, ये भी जलीय विलयन में, तब हमें 6CO2 और 6H2O लिक्विड रूप में जल की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक, ये दो कारण हो गए, यानी कि श्वसन को हम ऊष्मा यानी ऊष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया क्यों करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इस अभिक्रिया में समीकरण को लिखना है। वियोजन अभिक्रिया की बात करें, वियोजन अभिक्रिया में कोई भी जो अभिकारक होता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। उदाहरण के लिए जब हम फेरस सल्फेट को ऊष्मा देते हैं, तब फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाती है, वियोजित हो जाता है। ठीक, संयोजन जो अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया की बात करें, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया देख लिया। वियोजन अभिक्रिया जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट में जब हम क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड, साथ ही साथ क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है, और क्या होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। संयोजन अभिक्रिया जो होती है, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौग संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो संयोग करके जल का निर्माण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हमें पानी की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु, अर्थात 2:1 में होता है। और जब हमने पानी का द्रव्यमान देखा था, पानी का द्रव्यमान कितना है, पानी का द्रव्यमान होता है 18, और ठोस जल का जो द्रव्यमान होता है DTU का, वो होता है द्रव्यमान कितना, 20 होता है। ये 18 है, उसका होता है 20। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक उदाहरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हम देख लेते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को, यह भी ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया है। जब लेड नाइट्रेट को जब हम तापमान यानी ताप देते हैं या गर्म करते हैं, तब हमें लेड ऑक्साइड ठोस के रूप में तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये होती है भूरे रंग की, ये हमें प्राप्त होती है। साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी प्राप्त होती है जब हम लेड नाइट्रेट को ताप में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हो गई कौन सी, तापीय अपघटन अभिक्रिया हो गई। दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया में क्या है, जो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में खुला रख देते हैं, तब यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड है जो सिल्वर तथा ब्रोमीन गैस में क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक, तो ये भी क्या होगी, प्रकाश के द्वारा वियोजन अभिक्रिया हो गई। तीसरी जो वियोजन अभिक्रिया है विद्युत के द्वारा, हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं। एनोड पर हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है, कैथोड पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। जब पानी क्या होता है, वियोजित होता है विद्युत के, जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं पानी में, तब। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताना है। तो विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जब हम जिंक को कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें जिंक क्लोराइड और कॉपर की प्राप्ति होती है। अब जिंक है, जो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है किसकी अपेक्षा, कॉपर की। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और कॉपर की जगह क्या आ गया, जिंक आ गया। तो जिंक क्या हो गया, फिर यहाँ पर जिंक क्लोराइड के रूप में बन गया, और साथ ही साथ में यहाँ पर कॉपर को उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया, जो कॉपर सॉलिड के रूप में है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर क्लोराइड से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में देख लें। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, जो आयन होते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें सोडियम क्लोराइड तथा पानी की प्राप्ति होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखना है। ठीक है, जब हम कॉपर की बात करें, जब कॉपर से क्या करते हैं, कॉपर को हम सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है, कॉपर नाइट्रेट, साथ ही साथ सिल्वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि कॉपर है जो अधिक अभिक्रियाशील है सिल्वर की अपेक्षा, अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए क्या करता है, कॉपर इसको विस्थापित कर देता है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं।
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आम्लीय लवण बनता हो, साथ ही साथ जो विलयन से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, अवक्षेप अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट को हम जब सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड है। जो सिल्वर क्लोराइड क्या है, सफेद अवक्षेप के रूप में, हम ये पहले बता भी चुके हैं। और साथ ही साथ जो जो अवक्षेप होता है वो क्या होता है, तली में बैठ जाता है, और जो नाइट्रेट यानी कि जो लवण बचता है वो क्या है, उस जल में रहता है घुलनशील, ठीक, एक्वस के रूप में होता है। यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट की प्राप्ति होती है। एक क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण। अवक्षेपण अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। साथ ही साथ में आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर ये बात भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर देखना है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। यहाँ जैसे कि उपचयन लिखा है और अपचयन लिखा है, तो उपचयन के बारे में भी पढ़ चुके हैं और हम अपचयन के बारे में पढ़ चुके हैं। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। सीधी सी बात इतनी है। जैसे ऑक्सीकरण का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। आगे देख लें, ये दी हुई अभिक्रिया, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन से क्या अभिक्रिया कराते हैं ताप के माध्यम से, तब हमें क्या मिलता है, कॉपर मिलता है। क्योंकि कॉपर का तो यहाँ पर हो जाता है अपचयन। अपचयन का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन है जो कॉपर ऑक्साइड से हट जाती है, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हो जाता है क्या, उपचयन। मतलब हाइड्रोजन में क्या होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाती है आके, ठीक। तो ये हो गया, पानी प्राप्त हो गया। और जो किस रूप में होता है, भाप के रूप में होता है, इसलिए यहाँ पर गैस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह क्या हुआ है, अपचयित हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X में एवं उसके काले रंग के युग्मक का नाम बताइए। यहाँ पर हम देखते हैं, यह चमकदार तत्व X है जो कॉपर धातु है, और जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, मतलब किसे, कॉपर को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह कॉपर जो होता है उपचयित होकर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। वो कैसे रंग की, काले रंग की, ठीक। भूरे रंग का एक कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तब हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड। ये भी किस रंग के साथ, काले रंग के साथ, ठीक। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती हैं, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी आर्द्रता प्रत्यक्ष के संपर्क में नहीं रहती, जिसके कारण संक्षारण या जंग नहीं हो पाता है। इस तरह से लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता है, इसलिए संक्षारण नहीं हो पाता हमें, इसलिए लोहे पर क्या करना होता है, पेंट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों की गंध, स्वाद अपचयित होने के कारण बदल जाते हैं। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित ऑक्सीकृत होने से बचाता है, तथा तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं हो पाती। इस तरह वसा युक्त खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर संचारण और विकृति गंधिता के बारे में दिया हुआ है, हम अभी पढ़ भी चुके हैं, तो ज़्यादा यहाँ एक बार हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है। संचारण की बात करें, जब कोई धातु वायुमंडल की उपस्थिति में आर्द्रता और अम्ल के संपर्क में जब आती है तो उसकी सतहों पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जब लोहे का संचारण होता है तो उसमें जंग लगना भी कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लें, उदाहरण में क्या है, जैसे कि सिल्वर धातु है, सिल्वर धातु के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत चढ़ जाती है, और कॉपर के ऊपर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। लोहे के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, विकृत गंधिता क्या है। विकृत गंधिता की बात करें तो विकृत गंधिता यहाँ पर हम देख सकते हैं, जी लिखा है विकृत गंधिता, ठीक। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो हवा ऑक्सीजन के जैसे ही संपर्क में आता है तो ये ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, अर्थात ये उपचयित होकर विकृत गंधी मतलब दुर्गंध देने लगता है, खराब हो जाता है वो खाद्य पदार्थ, जिसके कारण इसका स्वाद एवं गंध क्या हो जाती, बदल जाती। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के दो उपाय हैं, नाइट्रोजन जो प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर खाद्य पदार्थों में, साथ ही साथ वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखकर, ठीक। यहाँ पर देखते हैं आगे उदाहरण है, जैसे कि चिप्स की थैली है, लंबे समय के बाद उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है,
मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद भी क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। इसे खराब गंध आने लगती है और यह क्या हो जाता है, उपचयत हो जाता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए और साइंस 10th की साइंस को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।